हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया सर, हम बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं सर जी? तो बेटा, आप जब बढ़िया रहते हो ना तो हम ऑटोमेटिकली बढ़िया रहते हैं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले लाइक अटेंडेंस लगाना जरूरी है। जैसे कि मंदिर में तुम जाते हो तो घंटा बजाते हो, वैसे ही इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब देखो, अब बहुत अमीर टीचर तो हम हैं नहीं कि मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाएंगे। आप ही तो हो मेरा मार्केटिंग। आप नहीं करोगे शेयर तो कौन करेगा बताइए? अपने फ्रेंड के साथ ये सारे वीडियोस को शेयर करो, बिकॉज सेम वन का एग्जाम सबका है ना। सेम वन का वन शॉट सबको दिखना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर मैं खराब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल भी शेयर मत करना, लेकिन मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूं, थोड़ा सा भी यूजफुल अगर आपको लग रहा है पढ़ाना, तो आप काइंडली ये सब सारे वीडियोस को शेयर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है। अब मोटिवेशन मिलेगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे तो पढ़ाने में मजा आता है। अब लगता है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाने में मजा आएगा, और भी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंटेंट लाऊंगा। इसीलिए काइंडली हाथ जोड़ के गुजारिश है। अरे हाथ क्यों जोड़ना है, मैं तो तुम्हारा भैया, तुमको तो मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोग लाइक करेगा भैया, कमेंट करेगा और शेयर भी कर देगा अपने सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में। अगर आप इफ भेज सकते हो तो भेज दो, काइंडली आप लोग भेज दो। ये वन शॉट आपके लिए सच में बोलिए भाई, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। दिन रात सुबह शाम हम एक कर देंगे, मेहनत करेंगे आपके लिए, ये मेरा वादा है दोस्तों। काइंडली आप सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट का बैडली नीडेड है। तो काइंडली ये सारे जो वीडियोस है, वन शॉट्स है, उसको आप भेजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, अगर ये सारे नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स चाहिए, सजेशंस चाहिए, डाउट सॉल्विंग, मतलब बहुत कुछ अभी होने वाला है, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। हम लोग वो नहीं करवाते कि 2 घंटा का मैराथन करवा दिए सर, उससे तो फेल हो जाओगे, उससे तो तुम फेल हो जाओगे। हम लोग अभी बहुत सारे सेशंस लेने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेने वाले हैं। अगर आपको ये सेशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, उसका उसका ये सजेशंस चाहिए, सीक्रेट क्वेश्चंस चाहिए, तो बेटा इसके लिए आप लोग को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। काइंडली काइंडली कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर जाइए। और भैया वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर जाना, अगर आपको ये मैथ्स चाहिए, सजेशन चाहिए, सब कुछ। तो नोट्स कहां पे मिलेंगे भैया? तो नोट्स आप लोगों को हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। काइंडली ज्वाइन कर जाइए, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर जाओ। अब तुम मेरी चंगुल में फंस चुके हो, तो सेमेस्टर 6 तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। सेमेस्टर 6 तक, सेमेस्टर 8 तक, जब तक ग्रेजुएशन चलता रहेगा तब तक अभिषेक झा तुम्हारे साथ रहेगा गाइस। जब तक ग्रेजुएशन चलता रहेगा। तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए भाई, और सब्सक्राइब भी कर दो ये यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल अब तुमको धमाका दिखाएगी, और तुम्हारे 8 SGPA में कंफर्म करवाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है? तो आई होप कि तुमने लाइक और कमेंट और शेयर कर दिया। और अगर लाइक नहीं करोगे बेटा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, ना 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 ना, पाप लगेगा। अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो तो लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। चलिए भैया, अब स्टार्ट कीजिए। अब आज का बात बताइए। आज बेटा हमने सोचा है कि आज एईसी इंग्लिश करवा देते हैं। आज कुछ इजी करवा देते हैं। कल तो आप लोगों को अकाउंट्स करवाए थे, आज एईसी इंग्लिश करवाएंगे, फिर कल ईएनवीएस करवाएंगे, उसके बाद सीवी करवाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में टेंशन मत लो। इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, अकाउंट्स, ईएनवीएस, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं सब सारे सब्जेक्ट में मास्टरी कर चुका हूं भाई। और तुम लोगों को मैं अरे पढ़ा दूंगा, 8 SGPA दिलवा दूंगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आइए, आज का जो हम लोग का इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश में आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ने कुल मिला के। अगर इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ने। इसमें से बेटा 3 पोयम है, एक ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आफ्टरवर्ड्स, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसमें से 3 पोयम है और 3 प्रोज है। तो आज अपने लोग ना एक छोटा सा पोयम, एक अच्छा सा पोयम, एक बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखा गया पोयम आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बहुत ही खूबसूरत सा पोयम है, जरा सुनिएगा आप लोग, फीलिंग्स के साथ सुनिएगा, मजा आएगा ये पोयम सुन के। आइए फटाफट से। आई होप तुमने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, ठीक है? बार बार नहीं बोलेंगे हम। चलिए, ब्रेक 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 को किसने लिखा है? तो ब्रेक 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 को लिखा एल्फ्रेड लॉर्ड वुड टेनिसन ने। एल्फ्रेड लॉर्ड वुड टेनिसन। किसने? एल्फ्रेड लॉर्ड वुड टेनिसन ने लिखा है ब्रेक 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 को। ठीक है? अब ये ब्रेक 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 जो ये कविता जो लिखी गई है, एल्फ्रेड लॉर्ड उस समय में पता है बहुत डिप्रेस थे। ये कविता जब लिखी गई, एल्फ्रेड लॉर्ड उस समय में बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। भैया वो डिप्रेस क्यों थे? क्योंकि उनका जो बेस्ट फ्रेंड था ना,
उनका जो जिगरी दोस्त था, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब अल्फ्रेड लॉर्ड का बेस्ट फ्रेंड, उनका जिगरी दोस्त का मृत्यु हो गया था स्ट्रोक के कारण 22 साल की उम्र में, तो उस गम में वो ये कविता को लिखे हैं। ये कविता को वो ऐसे नहीं लिखे, ना 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 ना। अल्फ्रेड लॉर्ड जो है, उनका एक दोस्त होता था, आर्थर हेनरी हेलम। उनकी मृत्यु हो गई 22 साल की उम्र में। अब बेस्ट फ्रेंड के खोने का गम वो सह नहीं पा रहे थे, वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। इस घुटन में इसने ये कविता लिख दिया, इस घुटन में, कि मेरा दोस्त को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। इस घुटन में इन्होंने ये कविता को लिख दिया। दोस्तों, ऐसे दोस्ती देखिए कभी? आजकल की दोस्ती तो भैया फेक फ्रेंड्स होता है, कि दोस्त को कोई मुसीबत के समय में कॉल वॉल कर लो एक बार, वो बोलता है ना ना हमें तो नहीं घोड़े, ठीक है। लेकिन ये दोस्त अपने दोस्त के लॉस के लिए लिख रहा है, मतलब कि एक दोस्त जो मर चुका है, उसका दुख में, उसका शोक में इन्होंने एक कविता लिख डाली, जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो आइए एक बार पढ़ते हैं। और इनका दोस्त का नाम क्या था भैया? इनका दोस्त का नाम था आर्थर हेनरी हेलम। देखिए, एमसीक्यू कवर करने के लिए आप लोगों को इनका कंटेक्स्ट सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके ये पोयम को हम एकदम डीप में समझाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले ब्रेक 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 का एक कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए आइए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द पोयम, कंपोजिशन ऑफ द पोयम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेनिसन कंपोज्ड द पोयम ब्रेक 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 इन 1835। ये पोयम कब बना था? ये पोयम कंपोज हुआ था 1835। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जब इनका दोस्त, मतलब कि जब अल्फ्रेड लॉर्ड का दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हो गई, उसके 2 साल बाद इन्होंने ये पोयम लिखा। उसके 2 साल बाद इन्होंने ये पोयम लिखा। मतलब आर्थर हेनरी हेलम की जो मृत्यु हुई वो 1833 को हुई। आर्थर हेनरी हेलम जो इनका बेस्ट फ्रेंड था, उनका जो डेथ हुआ वो 1833 को हुआ, और 1835 को इन्होंने ये पोयम लिखा। ठीक है, तो आप ये काइंडली ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट बॉक्स में काइंडली लिखोगे कि आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु कब हुई, ऐसे करके पूछेगा आपका एमसीक्यू में। तो आर्थर हेनरी हेलम जो टेनिसन का मित्र था, वो मरा 1833 में, और 1835 में इन्होंने ये पोयम लिख डाली, और ये पोयम पब्लिश हुआ 1842 में। ठीक है, यहां पे 3 डेट्स है बेटा, 3 डेट्स है कि ब्रेक 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 लिखा गया है 1835 में, और पब्लिश हुआ है 1842 में। और क्यों लिखा गया है? ये पोयम लिखा गया है जब अल्फ्रेड दोस्त का अ, जब अल्फ्रेड लॉर्ड का सबसे बेस्ट फ्रेंड मर गया, जिसका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। 1833 में मरा वो, 1833 में मरा। फिर दिया हुआ है कि द पोयम फोकसेस ऑन डेथ, लॉस एंड ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ। मतलब ये पोयम ये डेथ पे फोकस करता है। ये पोयम डेथ रिलेटेड पोयम है, लॉस रिलेटेड पोयम है। मतलब इस पोयम में आपको डेथ की बातें सुनाई देगी, लॉस की बातें सुनाई देगी, कि कैसा लगता है कि जब एक इंसान छोड़ के हमें चला जाता है, जब एक इंसान छोड़ के हमें चला जाता है। वैसे छोड़ के तो तुमको वो भी चली गई थी बेटा। सर पर्सनल क्यों हो जाते? वैसे छोड़ के तो तुमको वो भी चली गई थी। तो कैसा लगता है कि जब एक इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, जिस पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जिसके साथ हम दिन रात सुबह शाम घूमते हैं। ये पोयम वो बताता है दोस्तों। ठीक है, ये सब ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड द स्पीकर आफ्टर द लॉस ऑफ हिज डियर फ्रेंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट। मतलब ये जो स्पीकर थे, मतलब ये जो पोएट थे, पोएट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो मेरे को छोड़ के कैसे चला गया। इस कविता के जो पोएट हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे छोड़ के जा कैसे सकता है। कैसे चला गया आर्थर हेनरी हेलम मुझे छोड़ के इस दुनिया से। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात अब, और इंपॉर्टेंट बात, ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड था, वो हेलम से कब मिला? वो दोनों पहली पहली बार कब मिले थे? वो दोनों पहली पहली बार 1820 को मिले थे। कब मिले थे? 1820 को। तो यहां पे लिखा हुआ है कि टेनिसन मेट हेलम इन द 1820s। मतलब 18 वो 20s में मिले थे। और कहां पे पहली पहली बार मिले थे? वो मिले थे ट्रिनिटी कॉलेज में, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। और याद रखना कि आर्थर हेनरी हेलम जो थे, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी मृत्यु हुई थी स्ट्रोक के कारण। अचानक स्ट्रोक आ गया और मर गए। अचानक स्ट्रोक आ गया उनको और मर गए। कब? 1833 में मरे। 18, ठीक है। हेलम was one of the most promising scholar but he suddenly died from a stroke in 1833। मतलब उनका जो दोस्त था, वो टेनिसन का जो दोस्त था हेलम, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो स्ट्रोक के कारण हुई थी
1833 में हुई थी और सिर्फ उनका एज 22 साल का था। 22 साल का एक नौजवान गोरा चिट्टा लड़का था, उनकी मृत्यु 1833 को स्ट्रोक के कारण हो गई। स्ट्रोक के कारण हो गई, ठीक है। फिर दिया हुआ है, देखिए गाइस, आपको अगर पसंद आ रहा है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है, और भी ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा। अभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो काइंडली एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट नहीं करते इसलिए तो मैं भाई डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और क्या, ठीक है। फिर दिया हुआ है लास्ट लाइन में कि द पोयम ब्रेक 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 इज एन एलिगी। ये पोयम जो है ये क्या है? एलिगी है। एलिगी का मतलब क्या होता है? एलिगी का मतलब ऐसा पोयम, एलिगी का मतलब ऐसा पोयम जो दुख दर्द पीड़ा के बारे में बताए। एलिगी का मतलब एक ऐसा पीएम, ऐसा मतलब पोयम जो दुख दर्द पीड़ा के बारे में बताए, जो किसी के लॉस के बारे में बताए, डेथ के बारे में बताए, वैसा टाइप का पोयम को अपने लोग बोलते हैं एलेगी। तो ये पोयम ब्रेक 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 इज एन एलेगी, ठीक है। चलिए आई स्टार्ट करते हैं अभी। स्टार्ट करते हैं अभी पोयम। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पूरा पढ़िएगा, सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं कि बैकग्राउंड ये है यहाँ पे कि एल्फ्रेड लॉर्ड जो है वो एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से। एल्फ्रेड लॉर्ड जो है वो एक समुद्र के किनारे ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। और उनके आसपास बहुत सारे ग्रे ग्रे कलर के पत्थर थे। ग्रे ग्रे कलर के पत्थर पे बैठे हुए हैं। जैसे कि आप अगर दीघा के बीच में जाओगे ना, दीघा के बीच में, तो दीघा के बीच में जो जाओगे तो वहां पे बहुत सारे ग्रे ग्रे कलर के पत्थर होते हैं, उस पत्थर पे वो बैठे थे। मतलब यहाँ पे ब्रेक 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 में ये जो पोएट थे ये समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, जहां पे बहुत सारे पत्थर थे, ग्रे ग्रे कलर के पत्थर थे। ग्रे कलर का जो पत्थर था, स्टोन्स था, बड़े बड़े पत्थर, उस पे वो बैठे हुए थे। और वो अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस थे, बहुत मतलब कि टूटे हुए थे। उनका दिल बहुत टूटा हुआ था और भारी भारी मन से वो कविता को लिख रहे थे। भारी भारी मन से वो शिकायत कर रहे थे सी को वो कंप्लेन कर रहे थे। वो जो सी था ना, समुद्र था, उसको कंप्लेन कर रहे थे। कौन? पोएट। तो ये जो ब्रेक 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 का जो कहानी है, एल्फ्रेड लॉर्ड, ये कहानी लिखते टाइम वो कहां थे? वो समुद्र के किनारे पे बैठे हुए थे, जहां पे बड़े बड़े काले काले पत्थर थे, उसके ऊपर बैठे हुए थे और समुद्र को कंप्लेन कर रहे थे। समुद्र को कंप्लेन कर रहे थे। आइए जरा समझते हैं। आइए, लिखा हुआ है कि ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। मतलब वो समुद्र को बोल रहे हैं। कौन सर? पोएट। यहाँ पे पोएट जो है एल्फ्रेड लॉर्ड, वो समुद्र को बोल रहे हैं कि ओ समुद्र के लहरों, ओ समुद्र के लहरों, जरा अपनी लहर को इस ग्रे कलर के पत्थर पे तो गिराओ। ओ समुद्र के लहरों, ब्रेक 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 मतलब ओ समुद्र के लहरों, जरा अपनी लहर को इस कोल्ड ग्रे स्टोन्स पे तो गिराओ। ग्रे स्टोन्स मतलब कि ये पत्थर है, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ग्रे कलर के, उस पे तो अपनी लहर को गिराओ जरा। मतलब वो डिप्रेस थे ना, कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। कि ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। मतलब वो समुद्र को कंप्लेन कर रहे हैं कि ओ समुद्र, जरा अपनी समुद्र के लहर को ये कोल्ड ग्रे स्टोन्स पे तो गिराओ, ये पत्थर पे तो गिराओ, ये काले काले बूढ़े बूढ़े कलर का जो पत्थर है उस पे अपनी लहर तो गिराओ जरा। एंड आई वुड एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। अचानक से उनको फील आया कि काश मैं कुछ कह पाता। वो मतलब कि समुद्र को ही कंप्लेन कर रहे हैं, समुद्र को ही वो कंप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं समुद्र को कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मेरी जीभ एकदम बोलने के लिए रेडी है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अंदर ही अंदर मैं पीड़ा, अंदर ही अंदर मैं कष्ट में जी रहा हूं। बहुत सारी बातें मेरी अंदर ही रह जा रही है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाह रहा हूं, लेकिन एक्सप्रेस मैं नहीं कर पा रहा हूं समुद्र। ऐसे करके वो समुद्र को कंप्लेन कर रहे हैं। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। मैं बोलना चाह रहा हूं, मतलब कि टंग कुड अटर मतलब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं खुशी से जी नहीं पा रहा हूं। अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें मेरी चल रही है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, उसको बाहर मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। द थॉट दैट अराइज इन मी, वो बोल रहे हैं। फिर उनकी ध्यान एक मछुआरे के लड़के के साथ पड़ी। फिर उनका जो ध्यान है एक मछुआरे के लड़के के पास पड़ी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय। वो देखो उस मछुआरे के लड़के को, कितना खुशी से अपनी बहन के साथ खेल रहा है। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉयज दैट इज साउट्स विद द सिस्टर एट प्ले। वो देखो उस मछुआरे के लड़के को
कितना खुशी से चिल्ला चिल्ला के अपनी बहन के साथ खेल रहा है, अपनी सारी की सारी फीलिंग्स आराम से एक्सप्रेस हो जा रही है उससे, मेरे से क्यों नहीं हो रही है? वो मछुआरे के लड़के तो बहुत ही अच्छे से अपनी बहन के साथ खेल रहा है, सारी की सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, खुशी से खेल रहे हैं वो लोग, कितने खुश है वो लोग। मैं क्यों नहीं खुश हूं? मेरे अंदर जो बात है, मेरे जो दिल में बात है, वो मैं बाहर क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं? समुद्र, सारा का सारा बात वो समुद्र से कह रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं समुद्र को कि मेरे जो अंदर अंदर बात है, मैं अंदर अंदर क्यों घुट रहा हूं, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं अपने फीलिंग्स को। वो देखो उस मछुआरे के लड़के को, वो अपनी बहन के साथ कितनी अच्छे से खेल रहा है, चिल्ला रहा है, साउट करते करते खेल रहा है, अपनी लाइफ में कितना खुश है वो। काश, काश मेरे लाइफ में भी ऐसा खुशी होता, वो ऐसा सोच रहे। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही साउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। फिर उनकी नजर एक नौका वाला से पड़ी। फिर उनकी जो नजर है वो एक नौका वाला पे पड़ी। नौका वाला एक, वो नौका नौका वाला जा रहा था। फिर देखो, ओ वेल फॉर द शेलर्स लैड, वो देखो उस नौके वाले को, वो देखो उस बोट वाले को, गाते गाते जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते जा रहा है, जो मन कर रहा है वो हैप्पीली जा रहा है। मतलब वो जो नौका वाला था, वो समुद्र से एकदम गाते गाते जा रहा था, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ऐसे ऐसे करके जा रहा था वो। फिर वो फिर वो ऐसे करके बोल रहा है कि वो देखो उस नौका वाला को, वो देखो उस बोट वाले को, कितना अच्छे से गाने गाते गाते जा रहा है, एक्सप्रेस करते करते जा रहा है, खुश है वो। लेकिन एक मैं ही हूं, जो मेरे अंदर ही अंदर बात है, मेरे अंदर ही अंदर बात है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। वो देखो उस नौका वाला को, कितना अच्छे से गाना गाते गाते वो जा रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो सेलर्स लैड का मतलब होता है नौका वाला। वो देखो नौका वाला को, अपनी बोट पे कितना अच्छे से गाना गाते गाते जा रहा है, कितने फ्रीली, फ्री माइंड में जा रहा है। लेकिन ऐसा फ्री माइंड मेरा क्यों नहीं है? मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अंदर ही अंदर बात क्यों दब के रह जा रही है? ठीक है। फिर एक बड़ी शिप पे उनकी नजर पड़ी। किसकी? सर पोएट की। गाइस अगर आपको समझ में आ रहा ना, काइंडली कमेंट करना पड़ेगा। आज के कमेंट করতে হবে না, कमेंट করলে তোমার বিয়ে হবে না, যাও অভিশ্রাপ দিলাম। আজকে সবাইকে কমেंट করতে হবে। चलो आ जाओ। सर क्या करते हो सर? सबको आज कमेंट करना पड़ेगा भाई, और शेयर करना पड़ेगा, अपने सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। चलो 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 आ जाओ। अ, फिर ये जो पोएट है, इतना कुछ होने के बाद, जब वो मतलब कि मछुआरे के लड़के को देखे, जब वो नौका वाला को देखे, इतना कुछ होने के बाद उनको एक बड़ा सा शिप दिखता है, बड़ा सा जहाज दिखता है। मतलब कि बड़ा सा जहाज दिखता है, वो ऐसे करके बोलते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन देयर हेवन अंडर द हिल। और वो शिप को देखो आराम से मस्त मलंगा होके हिल के अंदर से वो चला गया। वो शिप को देखो, वो जहाज को देखो, वो बड़े से जहाज को देखो कि वो मस्त मलंगा होके हिल के अंदर से चला गया। मतलब ये जो मान लो ये हिल है, हिल के अंदर से ये जो जहाज है वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ऑस्कर मिल सकता है, चिंता नहीं है। चलो ठीक है। फिर उनकी जो नजर है वो एक बड़े से जहाज पे पड़ी कि वो देखो ये जो जहाज है कितना मस्त मलंगा होके हिल के अंदर से जा रहा है। फिर उनको अचानक से रियलाइज हुआ, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस इज स्टिल। मतलब वैनिश हैंड का मतलब पता है? वैनिश हैंड का मतलब क्या होता है? वैनिश हैंड का मतलब जो हाथ गायब हो चुका है। मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं जो हाथ मेरे कंधे पर रहा करता था। मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं जो हाथ मेरे हाथ में रहा करता था। वो हाथ आज नहीं दिख रहा है, वो हाथ आज गायब हो गया। इसका मतलब अपने फ्रेंड को वो याद कर रहे हैं। वो जो पोएट है वो आर्थर हेनरी हेलम को याद कर रहे हैं। मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं जो हाथ मेरे कंधे पर हुआ करता था। मतलब कि दोस्त लोगों का देखोगे ऐसे ऐसे कंधा वंधा पर हाथ रखे, ए दोस्त चल ना, ऐसे करे कंधा वंधा पर हाथ रखे। मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं, यहाँ बहुत मीनिंग है। मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं जो मेरे कंधे पर रहा करता था। मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं जो मेरे हाथों में हाथ रहता था नॉर्मली, उस हाथ को मैं मिस कर रहा हूं। मतलब वो अपने फ्रेंड का बात कर रहा है यहाँ पे, और उनका वॉइस, उसका फ्रेंड का वॉइस को वो मिस मिस कर रहा था कि काश मैं उसकी आवाज सुन पाता, काश मैं अपने दोस्त की आवाज सुन पाता। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल,
अभी भी मैं आवाज तो सुन पाता हूं, वैसे करके बोल रहे, अभी भी मैं आवाज तो सुन पाता हूं लेकिन वो कहीं है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। वैनिस्ड हैंड का मतलब क्या, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता लाइफ में। काश मेरे दोस्त से मैं मिल पाता, काश मेरे दोस्त से मैं मिल पाता, वो लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, उसका आवाज मेरे को तो सुनाई दे रहा है लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहा है। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। फिर अचानक से वो समुद्र को वापस याद करते हैं, समुद्र को वो वापस याद करते हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी, कि ओ समुद्र के लहरों, अपनी लहर को जरा मेरे पांव पे तो गिराओ, ये थाई क्रैक्स का मतलब है पांव पे तो गिराओ। ओ समुद्र के लहरों, जरा ये लहर को मेरे पांव पे तो गिराओ, जरा ये पानी को मेरे पांव तक तो आने दो। फिर उनको अचानक से यहां पे रियलाइज होता है, ये लास्ट वाला ये लाइन में रियलाइज होता है कि बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट ही इज डेड विल नेवर कम टू बैक टू मी, कि असली सत्य यही है। उसको अचानक से रियलाइज होता है कि मैं कितना भी बोल लूं, मैं कितना भी चीख लूं, मैं कितना भी चिल्ला लूं, असली सत्य यही है कि मेरा दोस्त एक बार चला गया तो चला गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। मैं कितना भी उसको बुला लूं, कितना भी चीख लूं, कितना भी चिल्ला लूं, कितना भी कंप्लेन कर लूं, सत्य यही है, सच यही है कि मेरा दोस्त एक बार मर चुका तो वो मरा ही रह जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस मेरे सामने नहीं आएगा दोस्त, ऐसे करके वो बोला। ठीक है, तो ये कहानी, ये कविता आप लोगों को कैसा लगा, काइंडली एक कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं, एक बार शॉर्ट में वापस बता देते हैं। सबसे पहले ये जो पोएट थे एल्फ्रेड लॉर्ड, एल्फ्रेड लॉर्ड एक समुद्र के किनारे बैठे हुए थे जहां पे बहुत सारे काले काले पत्थर थे, काले काले पत्थर के ऊपर वो बैठे हुए थे। तो वो समुद्र को संबोधित कर रहे हैं कि ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, वो समुद्र को कंप्लेन कर रहे हैं कि ओ समुद्र, अपनी ये लहर को जरा ये काले पत्थरों पे तो गिराओ। and I would utter my and I would that my tongue could utter the thought that arises me, कि ओ समुद्र, काश मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे मन के भीतर जो चल रहा है वो मैं बोल पाता। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर ही बात रह जा रही है, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, मेरे मन में बहुत कष्ट पी रहा है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। फिर वो फिशरमैन के लड़के पर ध्यान देते हैं, फिशरमैन के लड़के उनको दिखता है कि वो देखो उस मछुआरे के लड़के को, वो देखो उस मछुआरे को लड़कों को, वो अपनी बहन के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है, चिल्ला चिल्ला के खेल रहा है अपनी बहन के साथ, वो कितने अच्छे से खेल रहा है। वो देखो उस नौके वाले को, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, वो देखो उस नौके वाले को, वो कितना अच्छे से गाना गाते गाते नौका चला रहा है। चला जाता हूँ किसी के धुन में, तरकते दिल के तराने लिए, ऐसे ऐसे करके वो जा रहा था। कि वो देखो उस नौका वाला को कि वो गाना गाते गाते अपना मस्त मलंगा होके जा रहा है। और फिर उनकी नजर एक सिप पे पड़ी, एक बहुत बड़ी सिप पे पड़ी, एंड द स्ट्रेटली सिप्स गो ऑन ये टू द हेवन अंडर द हिल। उनकी नजर एक बहुत बड़ी सिप पे पड़ी जो कि हिल के अंदर से चली गई, हिल के अंदर से जा रही थी। हिल मतलब ऐसा ऐसा कुछ हिल रहा था, हिल के अंदर से सिप चली गई, सीधा सा बात है। फिर अचानक से उनको याद आया, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड लैंड, बट इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं मिस करता हूं अपने दोस्त को, मैं मिस करता हूं अपने दोस्त के वो हाथ को जो हाथ नहीं दिखते हैं। मैं मिस करता हूं अपने दोस्त के वो हाथ को, जो हाथ मेरे कंधे पर रहा करते थे, जो हाथ मेरे को शबाशी शबाशी देने के लिए यूज करता था, जो हाथ मेरे हाथ में रहा करते थे, उस दोस्त के हाथ को मैं मिस करता हूं जो हाथ गायब हो चुके हैं। लेकिन दोस्त की अभी भी आवाज मेरे को सुनाई देती है, एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, आवाज तो सुनाई देती है लेकिन उस दोस्त, वो दोस्त का ही एग्जिस्टेंस नहीं है, वो गायब हो चुका है। वो वो गायब हो चुका है, क्लियर है ना। फिर यहां पे बोला गया, फिर यहां पे वापस से वो समुद्र को याद किए, ब्रेक 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 ओ समुद्र के लहरों, जरा अपनी लहर को मेरे पांव पे तो गिराओ। और अचानक से उनको आभास हुआ, अचानक से उनको आभास हुआ कि असली सत्य तो यही है, मैं कितना कुछ भी कंप्लेन कर लूं, कितना भी चीख लूं, कितना भी चिल्ला लूं, कि असली सत्य तो यही है कि जो एक बार मर गया वो मर गया, वो वापस नहीं आएगा। मेरा दोस्त एक बार मर गया तो वो मर गया, मैं कितना भी कंप्लेन कर लूं वो वापस नहीं आने वाला है। असली सत्य तो यही है कि बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट ही इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये पोयम कैसा लगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं अभी, एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है चलिए।
आइए अब एमसीक्यूज को देखते हैं, फटाफट से आइए। सबसे पहले दिया हुआ है कि टेनिसन्स एज इज नोन एज, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि टेनिसन कौन से एज के पोइट थे, तो वो विक्टोरियन एज के पोइट थे, याद रखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 500 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम के पहले, सारे चैप्टर्स पहले कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद 500 प्लस एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम के पहले, इसीलिए अभी इतना आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हम सब करवा देंगे भाई, तुम बिलीव रखो हम पे, विश्वास रखो हम पे बस, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो बस, ठीक है। तो ये टेनिसन कौन से एज के पोएट थे, विक्टोरियन एज के। फिर यहाँ पे बोला है कि टेनिसन कब उनका बॉर्न हुआ था, 1809 में, वो अल्फ्रेड लॉर्ड का बॉर्न हुआ था, मतलब पोएट का कब बॉर्न हुआ था, 1809 में, ठीक है। फिर बोला हु रोड द पोएम ब्रेक 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 को किसने लिखा था, अल्फ्रेड वो टेनिसन ने, ठीक है। फिर बोला है व्हेन डिड वो टेनिसन डाई, वो मरे कब थे, 1892 में मरे थे, 1892। किसके लिए वो पोयम को लिखे थे, आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखे थे, किसके लिए लिखे थे, आर्थर हेनरी हेलम के लिए। ये पोयम ब्रेक 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 ये कैसा एलिजी है, पर्सनल एलिजी है, पर्सनल एलिजी। व्हेन डिड वो टेनिसन सक्सीड एज पोएट लेक्चरर, वो सक्सीड कब हुए पोएट लेक्चरर, 1850। ये अनइंपॉर्टेंट है, ये काट दीजिए, ठीक है। फिर इसको नहीं पढ़ना है, 8 नंबर नहीं पढ़ना है, 9 नंबर। हाउ मेनी स्टैंजास डज द पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक 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 में कितना स्टैंजा था, तो 4 स्टैंजा है ब्रेक 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 में, ठीक है। ब्रेक 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 इज द पोयम सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ नेचर, मतलब नेचर की बातें की है, कि समुद्र के किनारे वो बैठा हुआ था, ये पहाड़ वहाड़ थे, नेचर की बातें की हुई है, ब्रेक 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 में नेचर की बातें की हुई है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ब्रेक 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 कब ये पब्लिश हुआ था, 1842 को पब्लिश हुआ था, बोले थे आपको 1842 को पब्लिश हुआ था और 1835 को कंपोज हुआ था, ठीक है, क्लियर है। फिर ये 12 आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला विच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंडिकेट्स वो टेनिसन इन द फर्स्ट स्टैंजा, बोला सबसे पहला वाला स्टैंजा में कौन से पार्ट के बारे में बोला गया है इस पोयम में, इस पोयम में सबसे फर्स्ट वाले स्टैंजा में ये टंग के बारे में बोला गया, टंग, टंग, कि मेरा जीभ नहीं हिल पा रहा है, मैं एक्सप्रेस कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, कि टंग को डटर रहा है ऐसा करके कुछ, ठीक है। 14 विथ होम डिड द फिशरमैन्स बॉयज, मतलब फिशरमैन का जो लड़का था वो किसके साथ खेल रहा था, अपनी बहन के साथ खेल रहा था, बहिनी के साथ, अपनी बहिनी के साथ खेल रहा था, कि बहन बहन खेलेगी, खेलेगी बहन, कित 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 खेलते हैं, अपनी बहन के साथ खेल रहा था, सीधा सा बात, सिस्टर, ठीक है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ब्रेक 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 में राइमिंग कैसा है, राइमिंग राइमिंग एबीसीडी है, ठीक है, एबीसीबी है, एबीसीबी, ठीक है। फिर देखिए वेयर डू द शिप्स गो फॉर द शेल्टर, मतलब वो जो शिप था वो कहाँ जा रहा था, हेवन में जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, हेवन में, हिल के अंदर से गया ना, हिल के अंदर से हेवन में चला गया वो, आप पोयम को पढ़िए, हेवन में गया वो, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम, ये पोयम का टोन कैसा था, सैड, बहुत सैड था, दुख में था बेचारा, दुख में था बेचारा, ठीक है। इन द पोयम व्हाट डज द पोएट फील, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टीयर्स, ठीक है। ये पोयम में ये फील करते हैं कि ये दुनिया में बहुत ज्यादा गम है, ये पोएट ऐसा फील करता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा गम है, इतना ज्यादा गम है क्या बताऊं। 19 में व्हाट डज द पोएट मींस द वॉइस इज स्टिल, द वॉइस इज स्टिल का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्रेंड्स वॉइस, मतलब वो अपना फ्रेंड के वॉइस को मिस कर रहे थे, फ्रेंड के आवाज को वो मिस कर रहे थे, ठीक है। ए मॉर्निंग पोएम टिपिकली रिटन ऑफ टू लैमेंट एंड कंप्रे, अच्छा, इस वाले जो ये वाला जो पोयम है, ये वाला जो पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एलेजी बोलते हैं, एलेगी बोलते हैं, एलेगी, एलेगी, क्या बोलते हैं, एलेगी, एलेगी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अभी तो 20 एमसीक्यू करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पहले हम आपको 250 या 300 एमसीक्यू करवा देंगे दोस्तों। एमसीक्यू का आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करवा देंगे, धुरंधर बना देंगे, 50 में से 50 ना आया तुम्हारा ये वन शॉट्स देख के नाम बदल देना, ठीक है। एक कमेंट बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, ना लाइक करोगे ना चलबे, आज के लाइक করতে হবে, चलिए करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, और सुनिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना, कब ज्वाइन करोगे, कब ज्वाइन करोगे, सेमेस्टर 1 एग्जाम के बाद, अभी अभी आप ज्वाइन करके रख लो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है।